वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी लाइब्रेरियन 2008 में हुए पेपर के क्वेश्चंस को। और इसमें हम लोग फुल क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड है। देखिए, ये जो एग्जाम है इसमें 50 नंबर के आपको लाइब्रेरी के अलावा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 50 नंबर यानी 50 नंबर के लाइब्रेरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 50 नंबर लाइब्रेरी के अदर पोर्शन होते हैं उसमें 10 नंबर का हिंदी, 10 नंबर का इंग्लिश, 10 नंबर का रीजनिंग, 10 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड और 10 नंबर का करंट अफेयर होते हैं। लेकिन हम लोग इसमें सिर्फ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन और जो पोर्शन के क्वेश्चंस है वो मैं आपको लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पर प्रोवाइड कर दूंगा। वहां से आप हिंदी, इंग्लिश और टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट अफेयर के पोर्शन को देख पाएंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए। और लाइब्रेरी साइंस का जो पोर्शन है उसको हम लोग इस वीडियो में पूरा टोटली डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो 51 से स्टार्ट होता है लाइब्रेरी साइंस का पोर्शन उसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 51 में, लाइब्रेरी एज अ गेटवे टू नॉलेज इन द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ, यानी लाइब्रेरी एंड गेटवे टू नॉलेज, लाइब्रेरी एज गेटवे टू नॉलेज किस दस्तावेज का शीर्षक है। देखिए, ये जो क्वेश्चंस है ये टोटली इंग्लिश में दिया हुआ है। हिंदी में ये क्वेश्चंस नहीं देते हैं एटॉमिक एनर्जी वाले। जो एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी में जो एग्जाम होते हैं उसका क्वेश्चन हिंदी में नहीं दिया जाता है, सिर्फ इंग्लिश में दिया जाता है। लेकिन मैं स्टूडेंट के सहूलियत के लिए हिंदी में ट्रांसलेट किया हूं। लेकिन आपको एग्जाम में इस पर्टिकुलर इस एग्जाम के लिए आपको हिंदी में क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। तो ये था जो टाइटल था लाइब्रेरी एज ए गेटवे टू नॉलेज। वो रिपोर्ट जो पेश की गई थी नेशनल नॉलेज कमीशन ऑन लाइब्रेरी 2007 में, उसका ये टाइटल था। तो देखिए, ये जो कमिटी था ये प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में इसका गठन किया गया था। और इसका गठन किया गया था आपको 13 जून 2005 को। और इसका रिपोर्ट आई थी, वो आई थी आई थिंक जनवरी 12 जनवरी 2007 में। 12 जनवरी 2007 को ये रिपोर्ट आया था। और इस कमिटी का, इस कमीशन का जो चेयरपर्सन थे वो थे सैम पित्रोदा। ध्यान रखिएगा, सैम पित्रोदा इसके चेयरपर्सन थे। सैम पित्रोदा भारत के जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है उनके पिता कहे जाते हैं, यानी फादर ऑफ इंडियन टेलीकम्युनिकेशन इज नोन एज अ सैम पित्रोदा। यानी सैम पित्रोदा को हम लोग इंडियन टेलीकम्युनिकेशन के फादर भी बोलते हैं। और ये चेयरपर्सन थे नेशनल नॉलेज कमीशन ऑन लाइब्रेरी का। ये उड़ीसा राज्य से बिलोंग करते हैं और एक साइंटिस्ट हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ, बेसिकली ये जो नेशनल नॉलेज कमीशन था इसका क्या ऑब्जेक्टिव था। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि ट्रांसफरिंग इंडिया इनटू द नॉलेज सोसाइटी, यानी इंडिया को कैसे हम नॉलेज सोसाइटी के रूप में डेवलप करें, ये मेन मकसद था। इसके तहत इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े स्टेप उठाए लाइब्रेरी को लेकर वगैरह। तो वो आपको डिटेल में पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ डबलिंग कोर। तो डबलिंग कोर एक तरह का मेटाडेटा स्टैंडर्ड है। मेटाडेटा स्टैंडर्ड का कहने का मतलब कि एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसमें हम लोग कैसे डेटा को मैनेज करते हैं उसके बारे में, ये कैसे हम उसका स्टैंडर्डाइज तय करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, कैसे उसको डिस्क्राइब करेंगे किसी भी रिसोर्सेज को। जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री का डॉक्यूमेंट को अगर ढूंढना हो, किसी दूसरे देश को, व्यक्ति को दूसरे देश के डॉक्यूमेंट को, तो वो ईजी वे में ढूंढ पाए, उसको समझ पाए, क्योंकि एक प्रोटोकॉल यानी एक स्टैंडर्ड बना रहेगा तो ये चीज़ें सहूलियत होगी। इसके लेके ये एक तरह का डबलिन कोर एक तरह का ये मेटाडेटा स्टैंडर्ड है। इसमें बेसिकली जो सेट एलिमेंट होते हैं वो सेट ऑफ 15 कोर एलिमेंट से होते हैं जो कि रिसोर्सेज को डिस्क्राइब करते हैं, यानी रिसोर्सेज को बताते हैं कि ये रिसोर्सेज क्या है, किस टॉपिक पे है, कैसे, मतलब कि उसके पूरे जो डिटेल में लिखना होता है किसी भी रिसोर्सेज के बारे में, वो एक तरह का ये 15 सेट ऑफ कोर एलिमेंट इसमें होते हैं। उसके तहत डिस्क्राइब किए जाते हैं कोई भी रिसोर्सेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MES सीजा। तो देखिए, MES जो होता है मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग, ये बेसिकली एक पबमेड संस्था है। जो मतलब पबमेड एक सर्विस है जो कि एक तरह का फ्री सर्च इंजन है ये। और ये फ्री सर्च इंजन जो है पबमेड, ये बेसिकली किस फील्ड में काम करता है, ये लाइफ साइंस एंड बायो मेडिकल टॉपिक पे ये काम करता है। और एक तरह का ये मेडलाइन डेटाबेस है। और मेडलाइन डेटाबेस कहने का मतलब है कि मेडिकल से रिलेटेड एक डेटाबेस, एक रेफरेंसेस और एक एब्स्ट्रैक्ट प्रोवाइड करता है, जिसके तहत आप पबमेड के वेबसाइट पे जाके आप कोई भी टॉपिक सर्च करेंगे मेडिकल से रिलेटेड, मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड, तो वो टॉपिक वहाँ पे मिल जाता है। तो आप कोई भी चीज़ सर्च करेंगे तो आपका जो सर्चिंग होगा
वो एक प्रोटोकॉल के तहत होगा, यानी कि वो एक तरीका होगा आपको सर्च करने का। तो उसमें कोई भी आर्टिकल पब्लिश किया जाता है पबमेड में, एक तरफ भी सर्च इंजन है, तो उसके तहत आपको जो भी आर्टिकल या जो भी रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाती है, उसका एक तरह का कहें तो एक स्टैंडर्ड होगा कि कैसे हमें जो टाइटल है उसका हेडिंग कैसे देना है। तो उसी टाइटल को एक तरह के हम लोग मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग कहेंगे कि उनका हेडिंग कैसे हमें देना है। तो वहीं ये MES का मतलब होता है मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग, और ये एक तरह का थिजोरस है। तो बेसिकली ये नेशनल लाइब्रेरी मेडिकल जो है अमेरिका USA का, जो कि NLM हम लोग कहते हैं, NLM यानी कि नेशनल लाइब्रेरी मेडिकल, ये आपको जो ये मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग है, ये एक तरह का वोकेबुलरी थिजोरस यूज फॉर इंडेक्सिंग आर्टिकल फॉर द पबमेड। मतलब हम लोग ये सब्जेक्ट हेडिंग का इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हमारे पबमेड पे जो भी आर्टिकल है उसको हम लोग कैसे इंडेक्सिंग कर पाएँ। इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि कोई सर्च करे तो वो सर्च में चीज़ें आ जाए। नहीं तो अगर आपने इंडेक्सिंग सही से नहीं किया तो आप जो भी कंटेंट अपने वेबसाइट पे या अपने डेटाबेस में रखेंगे, उसको आप जब सर्च करेंगे सर्च बार में, तो वो चीज़ें नहीं आती है। इसीलिए आपको उस टॉपिक से रिलेटेड ही कीवर्ड को डालने होते हैं जिससे वो सर्च बार में आ जाए। तो उसी का एक तरह का MES जो है ये कह सकते हैं कि आप इंडेक्सिंग आर्टिकल करने के लिए एक तरह का वोकेबुलरी कंट्रोल एक मेथड है, जो कि मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Which network in India provide the first email service in a country? यानी कौन ऐसा नेटवर्क है जो भारत में पहली ईमेल सेवा प्रदान की। देखिए भारत में अभी जो सबसे फेमस है वो जीमेल है, जो ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता है, जो मैक्सिमम लोग यूज करते हैं। लेकिन शुरू में 1986 में इरनेट की स्थापना हुई थी, और उस समय 1986 में एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है ईयर का, इसने फर्स्ट टाइम इंडिया में ईमेल सर्विस प्रोवाइड किया था, इरनेट, जिसका फुल फॉर्म होता है एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। NIC का हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है, और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर, और इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, जो बाद में चलकर डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से जाना गया। इसकी भी हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। और उसके बाद आपका इन्फिल्मनेट आता है, जो कि 1991 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर गांधीनगर गुजरात में है, गुजरात यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर है, और इसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, हालांकि सभी के बारे में आपको पढ़ना है, लेकिन इन्फ्लुमिनेट से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूजेज, यानी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते हैं, क्या उपयोग करते हैं? माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, हार्मोनिक वॉल्व्स एंड वैक्यूम ट्यूब ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स वॉल्व्स। देखिए फर्स्ट पीढ़ी जो था, मतलब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, वो ये यूज करता था वैक्यूम ट्यूब। तो ये था फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन ने ट्रांजिस्टर यूज किया था। ट्रांजिस्टर इज अ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ट्रांजिस्टर यूजेज इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि IC के नाम से हम लोग जानते हैं, ये थर्ड जनरेशन में। तो यहाँ पे आपको थर्ड जनरेशन ही पूछा गया है, तो 55 का C आंसर होगा। फोर्थ जनरेशन में आया माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ जनरेशन में आया आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। अभी जो है हमारा जो दौर चल रहा है, ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का चल रहा है। मे भी आने वाले समय जो 6th जनरेशन आएगा, ये माना जाता है कि जो मेटावर्स जो चल रहा है, जो रियलिटी ना होके आपको जो फेसबुक का भी है मेटावर्स, तो इसमें आपको एक मतलब कि आप वहाँ रहेंगे, लेकिन आपको वहाँ नहीं रहेंगे जहाँ पे रहेंगे, लेकिन आपको फीलिंग आएगा कि आप वहाँ पे हैं। एक तरह से काल्पनिक दुनिया की जो बातें की जा रही है, वो 6th जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर में बीच में जनरेशन में आने वाली है। तो ये था फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड थर्ड एंड फोर्थ 5 जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। इन फंड अकाउंटिंग, फंड कैन नॉट बी यूज फॉर द अदर पर्पस, यानी कोई फंड अकाउंटिंग में फंड का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता। वो कौन सा ऐसा उद्देश्य है जिसके लिए हम अकाउंट में जो फंड पड़े हैं उसके लिए हम लोग नहीं कर सकते?
तो वो है रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग माने हायरिंग। उसके लिए हम लोग नहीं कर सकते। जो फंड है रिकरिंग है। अ, एक होता है रिक्रूटमेंट, तो वो रिक्रूटमेंट से रिलेट मत कीजिएगा इसको। दो तरह के खर्चे आते हैं, एक नॉन रिकरिंग, एक रिकरिंग। तो नॉन रिकरिंग में मतलब वो रिकरिंग में वो खर्चा होते हैं जिसमें हम लोग लगातार पर मंथ वो खर्चा हो रहे हैं या पर ईयर खर्चा हो रहे हैं, उसको रेकरिंग एक तरह से कहते हैं, जिसको हम लोग रेकरिंग रिकरिंग पढ़ सकते हैं या रेकरिंग पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली उसमें क्या होता है, जैसे सैलरी हुआ, तो सैलरी जो होगा वो रिकरिंग खर्चा में आएगा। लेकिन अगर लाइब्रेरी के अंदर कोई चीज़ टूट गया, एक कुर्सी टूट गया मान लीजिए, तो हो सकता है वो तो पर मंथ टूट नहीं रहा है या पर ईयर टूट नहीं रहा है, एक कुर्सी टूट गया हो सकता है 2-3 सालों पे, तो वो एक नॉन रिकरिंग खर्चा के तहत आता है। तो ये जो फंड होता है उसको हम लोग खर्चा नहीं कर सकते रिकरिंग के अंदर, यानी आपके फंड में जो पैसा है वो सैलरी के रूप में देने के लिए आप नहीं दे सकते, या एवरी ईयर जो खर्चे आ रहे हैं या पर मंथ जो खर्चे आ रहे हैं लगातार, उसके लिए नहीं दे सकते। वो एक अलग अलॉटमेंट होता है, इसके लिए एक कभी भी मतलब इमरजेंसी के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, सीसीएफ स्टैंड फॉर, यानी सीसीएफ का आपको फुल फॉर्म पूछा गया है। और सीसीएफ जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये क्या है सीसीएफ? बेसिकली जो सीसीएफ है ये एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट फॉर क्रिएटिंग बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, यानी कि एक तरह का स्ट्रक्चर फॉर्मेट प्रोवाइड करता है जिसमें हम लोग बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड को हम क्रिएट कर सके, जिससे हमें एक्सचेंजिंग में हेल्प मिले। अब ये क्या चीज़ का एक्सचेंजिंग में? एक्सचेंजिंग रिकॉर्ड बिटवीन ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन एजेंसी एंड लाइब्रेरी। यानी मान लीजिए कोई लाइब्रेरी है और कोई ग्रुप ऑफ एजेंसी है, उनके बीच में कैसे रिकॉर्ड का आदान प्रदान हो, कैसे एक्सचेंज हो, और ये एक्सचेंज हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज का करेंगे। उसके लिए एक सीसीएफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसके तहत हम लोग को बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड को एक्सचेंज करने में सहूलियत होता है। अगर कोई फॉर्मेट बना हो कि आपको जो भी डेटा को आपको फॉर्मुलेट करना है, उसको पहले हेडिंग लिखना है, उसके बाद टाइटल लिखना है, मतलब कि पहले सब्जेक्ट का नाम लिखना है, उसके बाद उसको ऑथर लिखना है, तो एक तरह का एक प्रोटोकॉल बना होगा। उस प्रोटोकॉल से पूरा इंटरनेशनल लेवल पे बना होगा, तो सभी को पता होगा कि इस तरह से चीज़ें होती है। तो उसको ढूँढने में, उसको एक्सचेंज करने में रिकॉर्ड को काफ़ी आसानी होगी। इसके सीसीएफ के लिए जो सबसे पहले पहल किया था वो यूनेस्को ने किया था। और यूनेस्को ने 1978 में, ये अप्रैल 1978 में आपको सीसीएफ को बनाया था। और ऐसे यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। 58 नंबर कहता है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और पूछा गया है कि ये किसका स्टेटमेंट है, किसके द्वारा ये दिया गया है। तो ये एस आर रंगनाथन के जी द्वारा दिया गया है। और ये स्टेटमेंट क्या है देखिएगा, अ लाइब्रेरी इज अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, माने कि लाइब्रेरी जो होता है एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन होता है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट और चेंजेज विद द केयर ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक, और इसकी स्थापना चार्जेड विद द, मतलब कि केयर ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक, मतलब कि बुक का कलेक्शन जो है उसको केयर करना, एंड द ड्यूटी ऑफ मेकिंग देम एक्सेसिबल टू हुज हुम रिक्वायर्ड टू यूज ऑफ देम। और ये इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कि इसकी ड्यूटी है कि उसको प्रोवाइड करे जिसको जिस व्यक्ति को इस डॉक्यूमेंट की, ये बुक की ज़रूरत हो। एंड द टास्क ऑफ कन्वर्टिंग एवरी पर्सन in its neighborhood into the habitual library goers and reader of book। मतलब बेसिकली ये कहने का मतलब है कि जो पुस्तकालय हैं, सार्वजनिक संस्थान या प्रतिष्ठान है जो पुस्तकों के संग्रह की देखभाल करता है और उन्हें उन लोगों के लिए सुलभ बनाने का कर्तव्य है जिनके उपयोग की आवश्यकता है, मतलब जिन व्यक्तियों को उपयोग की आवश्यकता है। और प्रत्येक व्यक्ति को अपने पड़ोस में एक अभ्यस्त पुस्तकालय जाने वाले में परिवर्तन करने का कार्य और पुस्तकों के पाठन के कार्यों में सहयोग करना है। बेसिकली ये स्टेटमेंट किसका था? तो ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन का था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीआई स्टैंड फॉर, मतलब कि एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। तो देखिए, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस का कहने का मतलब हुआ, जब भी आप कोई ऐप ओपन करते हैं, चाहे लाइब्रेरी एकेडमी का भी ऐप अगर ओपन करते हैं आप, तो ऐप ओपन करने के बाद आता है कि यहाँ पे आपका 3 लाइन होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो अपने बारे में लॉग आउट, अपने अकाउंट वगैरह देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस आपको दिखाई देते हैं। तो ये क्या हुआ? ऐप का फ्रंट का इंटरफेस हुआ। तो एपीआई जो है ये भी एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग
इंटरफेस है जो एक तरह का कहें कि ऐप कोई ऐप है अगर वो दूसरे ऐप के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है तो उसके लिए एपीआई मतलब कि एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस का यूज किया जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेशन नंबर मीन्स, यानी एक्सेशन नंबर का क्या मतलब होता है। तो देखिए एक्सेशन नंबर का मतलब होता है एक यूनिक नंबर जो एक लाइब्रेरी में पर्टिकुलर किसी लाइब्रेरी में एक एक्सेशन रजिस्टर होता है, उसमें प्रत्येक बुक के लिए एक यूनिक नंबर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यूनिक नंबर फॉर ए बुक इनसाइड ए पर्टिकुलर लाइब्रेरी। देखिएगा एक बात ध्यान रखिएगा, एक्सेशन नंबर जो होता है सभी लाइब्रेरी का पर्टिकुलर अलग अलग होता है, तो एक इंडिविजुअल लाइब्रेरी का इंडिविजुअल एक्सेशन नंबर किसी भी बुक के लिए हो सकता है। तो ये यूनिक नंबर होता है किसी भी लाइब्रेरी में किसी भी बुक के लिए। और ये जो एक्सेशन नंबर है इसका यूज करके कई बार लाइब्रेरी में बुक इशू किया जाता है और वहाँ पे एक्सेशन नंबर लिखा रहता है। जब क्लासिफिकेशन मतलब कि कॉल नंबर वगैरह नहीं होते हैं बुक पे तो एक्सेशन नंबर काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। और इससे एक्सेशन नंबर जो होता है वो एक्विजिशन सेक्शन जो लाइब्रेरी का होता है, एक्विजिशन सेक्शन वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सेशन नंबर देने के लिए। तो एक्विजिशन सेक्शन एक्सेशन नंबर देता है प्रत्येक बुक को। जैसे मान लीजिए कि आपका लाइब्रेरी में 1,05,000 बुक है, ठीक है, 1,05,000 बुक है और अब जो नेक्स्ट बुक आपने खरीद के लाया वो 1,05,001 आ गया, तो वो उसके सीरीज नंबर होगा 1,05,001 और उसके सामने हम लोग बुक का नाम लिख देंगे। और एक्सेशन नंबर में जो होता है 14 ये होता है ऐसे कॉलम, अब 15 होते हैं और उस 14 में जैसे कि उसका टाइटल क्या है, उसके राइटर क्या है, लैंग्वेज क्या है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन क्या है, ये सारे डिटेल होते हैं। तो उसको आप एक्सेशन रजिस्टर आप गूगल में सर्च करके आप देख भी सकते हैं। कॉल नंबर जो होता है बुक का, किसी भी बुक का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है किसी भी पार्टिकुलर लाइब्रेरी में। जैसे आपका यूआईडी कार्ड यानी कि आधार कार्ड जो है वो आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वैसा आधार कार्ड नंबर देश के किसी भी पर्सन दूसरे पर्सन को नहीं मिला है, जो आपको मिला है वो यूनिक है। उसी तरह किसी भी लाइब्रेरी के अंदर बुक का जो नंबर होता है, कॉल नंबर होता है, वो उसका एक एड्रेस बताता है कि उस लाइब्रेरी में वो कहाँ पे है। तो ये जो कॉल नंबर होता है ये हम लोग निकालते हैं और उसको उस पे चिपका देते हैं। बुक नंबर क्लास नंबर क्या होता है, बेसिकली जो कॉल नंबर होता है वो कॉम्बिनेशन ही होता है बुक नंबर, क्लास नंबर एंड कलेक्शन नंबर का। तो बुक नंबर, क्लास नंबर एंड कलेक्शन नंबर का ही कॉम्बिनेशन से कॉल नंबर बनता है। तो कॉल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बुक नंबर, क्लास नंबर एंड कलेक्शन नंबर। तो इंडिविजुअल आप जब टॉपिक पढ़ेंगे इसके बारे में जैसे एक्सेशन नंबर या कॉल नंबर, तो आपको वहां से थ्योरेटिकल में सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ्ला प्रोग्राम फॉर ए कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर ए लाइब्रेरी एसोसिएशन इज नेम एज, यानी पुस्तकालय संघों की क्षमता निर्णय के लिए IFLA के कार्यक्रम का क्या नाम है। तो BSLA है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। देखिएगा BSLA का क्या मतलब है, क्या इसका मतलब मीनिंग है। तो जो BSLA जो है इसका फुल फॉर्म है बिल्डिंग, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, इसका फुल फॉर्म है बिल्डिंग बिल्डिंग, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मतलब कि थोड़ा लिखा नहीं जा रहा है इसलिए ऐसा है। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग, सॉरी, स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी एसोसिएशन। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म है BSLA का। और ये इफ्ला का एक प्रोग्राम है जो लाइब्रेरी को एक साथ मतलब एक लाइब्रेरी एसोसिएशन बनाने का एक तरह का प्रोग्राम है। तो BSLA किसका प्रोग्राम है, इफ्ला का, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। कैरेक्टरिस्टिक इन विच इंफॉर्मेशन टेंड्स टू लीक एंड द मोर इट लीक्स द मोर वी हैव इज, यानी कि एक विशेषता जिसमें जानकारी लीक हो जाती है
और जितनी अधिक यह लीक होती है उतनी ही अधिक हमारे पास होती है। ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है डिफ्यूसिव कैरेक्टरिस्टिक। ये डिफ्यूसिव कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आता है। ये बेसिकली टॉपिक थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा कि सिनर्जेटिक और कंप्रेसिबल या डिफ्यूसिव कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। Which of the following organization are associated with the concept of 1000 crore plan to link 9000 लाइब्रेरी इन इंडिया? यानी निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है जो भारत के 9000 पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए 1000 करोड़ की योजना की अवधारणा से जुड़ा हुआ है? तो देखिए, सबसे पहले इसका मतलब कि मेजर वर्क जो है, बेसिकली सेकेंड जो ऑप्शन है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी, और फोर्थ जो ऑप्शन है RRRLF, ये करेक्ट आंसर है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी के तहत ये तय किया गया कि हम लोग 1000 करोड़ रुपया एक्सपेंड करेंगे ताकि देश के 9000 लाइब्रेरी को हम आपस में जोड़ सके विद द टेलीकम्युनिकेशन यानी टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये जोड़ने की योजना थी, और इसके लिए RRRLF यानी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल थे, मतलब ये काम करने के लिए। और राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना 1972 में हुई थी, आपको पता है, और इसका हेड क्वार्टर जो है कलकत्ता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में कहता है which of the following does not protect intellectual property? यानी इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक संपदा की रक्षा नहीं करता है? तो ये जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को संरक्षित प्रदान नहीं करता है, मतलब संरक्षण प्रदान नहीं करता है? तो इंक्रिप्शन ऑफ डेटा, जैसे आप फेसबुक में देखे होंगे बहुत बार, सॉरी व्हाट्सएप पे इंक्रिप्शन ऑफ डेटा, ये तो बिल्कुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सुरक्षित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में कहता है कि डिजिटल वाटरमार्क। तो डिजिटल वाटरमार्क, तो देखिए डिजिटल वाटरमार्क मतलब कि एक तरह का डिजिटली वाटरमार्क दे दिए तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को एक तरह के प्रोटेक्शन देगा। यूनिक इनकोडेड लाइसेंस ये भी देगा। नेक्स्ट है प्लगइन, तो प्लगइन भी नहीं प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये प्लगइन हो ही होगा, क्योंकि यही प्रोटेक्ट नहीं करता है। बाकी जो इंक्रिप्शन ऑफ डेटा, डिजिटल वाटरमार्क, यूनिक इनकोडेड लाइसेंस, ये तीनों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को एक तरह के प्रोटेक्शन देते हैं। बाकी आपको प्लगइन नहीं देता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। Which of the following are value added information सर्विस? इसमें से कौन सा ऐसा सर्विस है, निम्नलिखित में कौन सा मूल्य अवधित सूचना सेवाएं हैं? यानी कि कौन वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन सर्विस है, आपको ये बताना है। तो देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। 1 और 4 जो है ये वैल्यू एडेड सर्विस नहीं है। जैसे रेफरल सर्विस जो होता है ये लाइब्रेरी का अंदर होता है, रेफरेंस सेक्शन का काम होता है रेफरल सर्विस देना। और नेक्स्ट होता है डॉक्यूमेंटेशन डिलीवरी सर्विस, ये भी लाइब्रेरी का रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्क में आता है। लेकिन मार्केट सर्वे रिपोर्ट या रिसर्च रिपोर्ट या एग्रीगेट सर्विस जो है ये दोनों काम नहीं, मतलब इसके रिलेटेड नहीं है, वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन सर्विस के अंदर नहीं आते हैं लाइब्रेरी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर द चेयरमैन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम 1986? तो कौन चेयरमैन थे नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के? तो ये थे DP चट्टोपाध्याय। चट्टोपाध्याय जो थे ये चेयरपर्सन थे नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। तो क्वेश्चन नंबर 67 में ये कह रहा है आइडेंटिफाई द मेथड यूज फॉर प्लगरिज्म डिटेक्शन, यानी साहित्यिक चोरी को पता लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि की पहचान कीजिए। तो ये विधि कौन कौन सी है ये आपको पहचान करनी है। तो देखिए टर्म ऑकरेंस एनालिसिस, ये बिल्कुल ये विधि अपनाई जाती है। नेक्स्ट है API टेस्टिंग, ये नहीं, ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें हैं तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है साइटेशन बेस्ड प्लगरिज्म डिटेक्शन, बिल्कुल ये भी सही है। एंड लोकल सिमिलरिटी असेसमेंट, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 इज द करेक्ट आंसर, एंड ऑप्शन नंबर बी में ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं 68। द सिग्निफिकेंस ऑफ द ईयर 2021 फॉर द लीस्ट एजुकेशन इन इंडिया इज, यानी भारत में
LIS शिक्षा के लिए वर्ष 2021 का क्या महत्व है? तो ये क्या है, गोल्डन जुबली ईयर है कि प्लेटिनम जुबली ईयर है, डायमंड जुबली ईयर है या सेंचुरी ईयर है? तो ये आपको बताना है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि 1911 ईस्वी में पहली बार लीस एजुकेशन स्टार्ट हुआ था भारत में, तो ये सेंचुरी ईयर है यानी 100 ईयर ये पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन रोल ऑपरेटर ऑफ द प्रिसाइज? तो प्रिसाइज जो मेथड है उसके रोल ऑपरेटर कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। देखिए, अगर आप प्री कोऑर्डिनेटिंग पढ़े होंगे, प्री कोऑर्डिनेटिंग एंड पोस्ट कोऑर्डिनेटिंग, उसमें ये प्रिसाइज, पॉप्सी ये सब आता है, क्वाक, क्विक। तो ये जो प्रिसीज है इसका फुल फॉर्म पहले आप याद रखिएगा, प्रिजर्व कंटेक्स्ट इंडेक्स सिस्टम, यानी प्रिजर्व कंटेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम, आपको ध्यान रखना होगा। और इसको दिया था डेरेक ऑस्टिन ने। इसको डेवलप किसने किया था? डेरेक ऑस्टिन। और ये कब किया था? 1968 में। डेरेक ऑस्टिन जो थे ये काम कर रहे थे क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप लंदन यानी CRG लंदन में वर्क कर रहे थे। वहां पे इन्होंने ये चीज दिया था। एक तरह का ये प्री कोऑर्डिनेटिंग सब्जेक्ट इंडेक्सिंग सिस्टम है। दो तरह का इंडेक्सिंग सिस्टम होता है, एक प्री कोऑर्डिनेटिंग सब्जेक्ट इंडेक्सिंग सिस्टम और दूसरा होता है पोस्ट कोऑर्डिनेटिंग सब्जेक्ट इंडेक्सिंग सिस्टम। तो ये जो है प्रिसाइज, ये प्री कोऑर्डिनेटिंग सब्जेक्ट इंडेक्सिंग सिस्टम है। इसमें जो रोल ऑपरेटर होते हैं जो यूज होते हैं इंडेक्सिंग करने के लिए, तो उसमें होता है एक टर्म्स। पहला होता है टर्म्स, दूसरा होता है स्ट्रिंग और उसके बाद होता है रोल ऑपरेटर। देखिएगा, तो इसमें जो ऑप्शन पढ़िएगा, की सिस्टम, एक्शन, परफॉर्मर ऑफ एक्शन, फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। तो आपसे इसमें पूछा गया है कि रोल ऑपरेटर इसमें से कौन कौन से है। तो तीन चीजें होती है, एक टर्म्स होता है, स्ट्रिंग होता है, रोल ऑपरेटर होता है। तो रोल ऑपरेटर में कौन कौन सी चीजें हैं ये आपसे पूछे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा 1 2 3 यानी की सिस्टम, एक्शन एंड परफॉर्मर ऑफ एक्शन। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। और डी ऑप्शन में देखिएगा तो 2 3 1, तो 2 3 1, तो देखिएगा 1 2 3 एंड 2 3 1। तो ये ऑप्शन सेम है, एग्जामिनर ने ऐसा दिया हुआ है, मतलब दोनों ऑप्शन में सेम ऑप्शन दे दिया है, इसलिए ए ऑप्शन या डी ऑप्शन कोई भी आप क्लिक करते हैं तो सही होगा। तो देखिएगा, रोल ऑपरेटर में की सिस्टम होता है, एक्शन होता है एंड परफॉर्मर ऑफ एक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पार्ट ऑफ द क्लासिफाइड कैटलॉगिंग, यानी क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड यानी CCC। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वर्गीकृत सूचिका का भाग है। ये आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सी जो क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड के तहत आप कैटलॉग कार्ड बनाएंगे, तो उसमें से इसमें कौन कौन से यूज होगी चीजें वो आपसे पूछा गया है। तो देखिए, क्लासिफाइड कैटलॉगिंग में क्लासिफाइड फाइल, ऑथर एंड टाइटल, नेम इंडेक्स, सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, ये सभी चीजें होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑथर टाइटल फाइल होता है, सब्जेक्ट फाइल अरेंजमेंट बाय द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन होता है, सब्जेक्ट हेडिंग जिसको कहते हैं, अल्फाबेटिकल इंडेक्सिंग टू द सब्जेक्ट फाइल ये भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, जो क्लासिफाइड कैटलॉगिंग है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, उसमें बेसिकली 6 सेक्शंस होते हैं। ध्यान रखिएगा, 6 सेक्शंस होते हैं। और वो 6 सेक्शंस में जैसे एक में आता है लीडिंग सेक्शन, फर्स्ट में आता है लीडिंग सेक्शन, ये सब मैं पढ़ाया हुआ हूँ। अब देखिएगा, कैटलॉगिंग का फोल्डर ओपन कीजिएगा तो उसमें AACR2 CCC ये सब पढ़ाया हूँ, तो वहां पे आप देख सकते हैं। बी में होता है हेडिंग सेक्शन, एक लीडिंग सेक्शन, दूसरा हेडिंग सेक्शन। सी में देखेंगे आप तो मतलब थर्ड में टाइटल सेक्शन, टाइटल सेक्शन होता है। डी में बात करें तो नोट सेक्शन होता है, नोट सेक्शन। और ई में बात करें, एक्सेशन नंबर का एक सेक्शन होता है जहाँ पे एक्सेशन नंबर लिखना होता है। और 6 में ट्रेसिंग होता है, और ट्रेसिंग का ही हेल्प लेके हम लोग मेन एंट्री के बाद हम लोग एडेड एंट्री बनाते हैं। तो ये तो आपका 6 सेक्शन जो होता है वो मेन एंट्री में होता है, और उसके बाद हम लोग ट्रेसिंग का हेल्प लेके हम लोग
आइडेंटिटी बनाते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, द मेन कंपोनेंट ऑफ RFID सिस्टम इंक्लूड, यानी RFID सिस्टम में कौन से कंपोनेंट इंक्लूड होता है इसमें से। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, देखिए एक टैग होता है, एक रीडर्स होते हैं, एक सेंसर होता है, एक एंटीना होता है, एक सर्वर होता है। ये 5 चीजें होती है RFID सिस्टम में, तो ध्यान रखिएगा। टैग्स, रीडर्स, तो टैग क्या होता है, हम लोग चिपका देते हैं बुक पे और वो बुक को रीड करता है सेंसर के थ्रू, और उसमें एक एंटीना होता है और एक रीडर होता है, रीडर के थ्रू वो रीड करता है और सेंसर उसको सेंस करके हम आपके सिस्टम में ये बता देता है कि आपके जो इंटरनल जो सिस्टम में ये बुक है, ये इशू किया जा रहा है या इसको सबमिट किया जा रहा है, मतलब बुक को चार्जिंग या डिस्चार्जिंग किया जा रहा है। तो ये चीज़ें होती है। तो टैग हम बुक पे चिपकाते हैं और रीडर आपके मतलब कि एक डिवाइस होता है जो कि रीड करता है उस RFID टैग को, सेंसर सेंस करता है, एंटीना उसमें होता है जो कम्युनिकेशन का काम करता है, सर्वर और अभी फिजिकली जो आपके पास टैग है बुक है उस पे। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए सबसे पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, यानी कि RFID का फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसका खोज जो है 1983 में किया गया था, 1983, ध्यान रखिएगा ये 1983 में। और इसका खोज किसने किया था, तो उनका नाम था उनका नाम था चार्ल्स वाल्टन मतलब इन्वेंट किए थे वो चार्ल्स वाल्टन इसको इन्वेंट किए थे। क्वेश्चन नंबर 72 डिस्कस करते हैं हम लोग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ सर्च इंजन। अरे देखिए जो सर्च इंजन होता है उसमें उसका कौन कौन से कंपोनेंट नहीं है, इसमें जो ऑप्शन गिवन है। पहले सर्च इंजन क्या होता है, जैसे देखिएगा क्रोम, जो गूगल है, गूगल वो एक तरह का सर्च इंजन है। याहू जो है, याहू वो भी एक तरह का सर्च इंजन है। उसी तरह का माइक्रोसॉफ्ट का भी अपना सर्च इंजन है, और ये याहू कंपनी का याहू सर्च इंजन है, और गूगल जो है अपने आप में एक सर्च इंजन है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन से ऐसे कंपोनेंट है, जैसे स्पाइडर, इंडेक्स, सर्च फॉर रिट्राइवल मैकेनिज्म, नेचुरल लैंग्वेज टेक्निक, ये सभी ऑप्शन में कौन से कंपोनेंट जो है वो सर्च इंजन के पार्ट नहीं है। तो देखिए ये जो है नेचुरल लैंग्वेज टेक्निक, ये इसके पार्ट नहीं है। स्पाइडर मतलब होता है जिसको हम लोग कहते हैं वेब क्रॉलर। तो क्रॉलर जो होता है गूगल में, वो किसी भी जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर आर्टिकल लिखता है अपने वेबसाइट पे और उसको गूगल में सबमिट कर देता है, तो गूगल का क्रॉलर जो आता है वो आके उस आर्टिकल को देखता है और उसको इंडेक्स कर देता है। तो इंडेक्स भी इसका पार्ट है, और स्पाइडर जिसको क्रॉलर हम बोलते हैं वो भी इसका पार्ट है, आके इंडेक्स करता है। जब वो इंडेक्स करता है तो कोई भी व्यक्ति जब सर्च करता है उसके सर्च बॉक्स में, तो वहाँ पे आपको रिट्राइवल मैकेनिज्म वर्क करता है कि जो भी आपने यहाँ लिखा सर्च करने के लिए, वो रिलेटेड जो आर्टिकल से रिलेटेड है उनको सब आपको देखिएगा यहाँ गूगल पे ऐसे, यहाँ पे आपने सर्च किया, यहाँ पे सब कुछ दिखा देता है, एक आर्टिकल 2 3 4 ऐसे। तो जो सर्च इंजन का मैकेनिज्म है वो क्रॉलर, इंडेक्सिंग एंड सर्च फॉर रिट्राइवल मैकेनिज्म तीनों उसका कंपोनेंट है, लेकिन नेचुरल लैंग्वेज टेक्निक कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है क्वेश्चन, कम्युनिटीज इज अ कंपोनेंट ऑफ फॉलोइंग डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, यानी कि समुदाय निम्नलिखित डिजिटल पुस्तकालय सॉफ्टवेयर का एक घटक नहीं है। तो आपसे इसमें 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा ऐसा चीज है इसमें जो कि डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट नहीं है, मतलब वो एक तरह का डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं है या डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, डी स्पेस जो है ये आपका, सॉरी इसमें नहीं है, नहीं पूछा गया है आपका कंपोनेंट ऑफ द लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो जो आपका डी स्पेस है ये आपका डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। आपसे नहीं है पूछा होता तो आपका सी, डी और ए हो जाता, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट है, यानी पार्ट है, या कहें तो डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर ही है। तो डी स्पेस जो है ये डिजिटल लाइब्रेरी का एक सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, द कंसेप्ट ऑफ रेफरेंस सर्विस इज गिवन बाई, यानी कि रेफरेंस सर्विस का कंसेप्ट किस साइंटिस्ट ने दिया है।
तो ऑप्शन नंबर डी देखिएगा सैमुअल ग्रीन। तो सैमुअल ग्रीन ने दिया था रेफरेंस सर्विस का कंसेप्ट सबसे पहले, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। डिक्शनरी ऑफ नेशनल बिब्लियोग्राफी कंटेन्स अ बिब्लियोग्राफिक ऑफ प्रोमिनेंट पीपल ऑफ। तो ये आपको पूछा गया है कि डिक्शनरी ऑफ नेशनल बिब्लियोग्राफिक जो है वो एक बिब्लियोग्राफी नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा। डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी कंटेंट ऑफ बायोग्राफी ऑफ। तो आपसे पूछा गया है कि किसको बायोग्राफी मतलब किसको इंक्लूड करता है ये जो डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी है, ये तो पहले पब्लिश कहाँ से होता है। तो देखिएगा ये जो पब्लिश होता है ये ब्रिटेन से होता है, और ये जो ब्रिटेन के जो नागरिक हैं, जो मतलब कि प्रोमिनेंट पीपल हैं, जो प्रमुख लोग हैं, उनका एक तरह का वहाँ पे बायोग्राफी पब्लिश होता है। तो ये ब्रिटर्स का है, ब्रिटर्स का। तो ये ब्रिटेन के लोगों का ही है, और यूएस और ऑल नेशन और यूरोपियन इज द इनकरेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। द साइटेशन इंडेक्सेस आर नाउ अवेलेबल ऑनलाइन एज। तो साइटेशन इंडेक्सेस है अब वो ऑनलाइन उपलब्ध है कहाँ पे। तो देखिएगा ये वेब ऑफ साइंस जो है वहाँ भी अवेलेबल है और स्कूपस पे भी अवेलेबल है। तो आई थिंक आपको ये ऑप्शन नंबर ए और सी करेक्ट होगा, लेकिन इन्होंने वैसा दिया नहीं, आपको एक ही कोई ऑप्शन चूज करना था। तो आप ए या सी कोई भी चूज करते तो आपको सही माना जाता है, या ये क्वेश्चन को बाद में नेगलेक्ट कर दिया गया होगा। देखिए वेब ऑफ साइंस जो है उसको कौन पब्लिश करता है, तो एक संस्था है जो कि इससे रिलेटेड है, क्लारीवेट। ये वेब ऑफ साइंस इसके प्रोड्यूसर हैं क्लारीवेट। स्कूपस का कौन है प्रोड्यूसर, ये है एल्सेवियर, और ये पब्लिश कर रहा है 2004 से या 1997 से। ध्यान रखिएगा, ये याद कर लीजिएगा। और जो स्कूपस है बेसिकली ये लाइफ साइंस, सोशल साइंस और हेल्थ साइंस से रिलेटेड चीज़ों को पब्लिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ फ्री ऑडियो बुक साइट। इसमें से कौन सा फ्री ऑडियो बुक साइट है, तो लिब्री वॉक्स जो है वो फ्री ऑडियो बुक साइट है। जैसे कि आप इसमें देखिए गूगल बुक, वो तो बुक मतलब वहाँ पे पीडीएफ में बुक रहता है, एक वॉइस बुक जो है लिब्री वॉक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑनलाइन वर्जन ऑफ मैग्रा हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज, यानी कि मैग्रा हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऑनलाइन संस्करण कौन सा है, तो उसका संस्करण है एक्सेस साइंस, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में कहा गया है कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इज अरेंज अंडर टू पार्ट्स। फर्स्ट इज अ जर्नल पब्लिकेशन एंड सेकेंड इज अ प्राइवेट पब्लिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स पब्लिकेशन, गवर्नमेंट पब्लिकेशन या नॉन बुक पब्लिकेशन। तो ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट पब्लिकेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। और इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी को पब्लिश कौन करता है, तो वो करता है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता। ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के बिल्डिंग के पार्ट ही है, एक तरह का उसी के कैंपस में है और उसी का ये पार्ट है। और सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता जो है वो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी को पब्लिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुक ऑफ अननोन और डाउटफुल ऑथरशिप आर नोन एज। ये जो ऑप्शन है एप्रोक्राइफल बुक, इसको हम लोग एप्रोक्राइफल बुक कहते हैं, जिसका ऑथर जो है डाउटफुल है, पता नहीं है कि ये बुक को किसने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर द ऑब्सोलेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन से सूचना के अप्रचलित होने का कारण है, यानी कि क्या कारण है कि जो इंफॉर्मेशन है वो अप्रचलित हो जाएगी, उसको कोई नहीं पूछेगा उस इंफॉर्मेशन का। तो देखिएगा ऑप्शन पढ़िएगा, एक जर्नल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा।
ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, इंफॉर्मेशन इज कंसिडरेबल इनवैलिड, यानी सूचना को अमान्य माना जाता है। हाँ बिल्कुल, अगर सूचना अमान्य होगा, मान लीजिए कि कोई ऐसी सूचना है जो कि अमान्य है, जो कि सही नहीं है, तो वो अप्रचलित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इंफॉर्मेशन इज वैलिड बट मोस्टली अवेलेबल ऑनलाइन। देखिए, कोई इंफॉर्मेशन वैलिड हो लेकिन ऑनलाइन कितना हो उसकी उपलब्धता हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो विलुप्त हो जाएगी और प्रचलित हो जाएगी, नहीं, अगर वो वैलिड है तो वो रहेगी। नेक्स्ट है, वर्क आर एक्सटेंसिवली साइटेड, यानी कि कहने का मतलब है कि जो वर्क है वो आपको एक तरह से साइटेड है, तो वो चीज़ें नहीं, वो चीज़ें मतलब कि वो रहेगी, आपको अप्रचलित नहीं होगी। फोर्थ है, इंफॉर्मेशन इज वैलिड बट इनएक्युरेट ऑफ एक्सप्लोरेशन। देखिए, कहने का मतलब है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है वो वैलिड है, मतलब कि सबसे पहले वो वैलिड है, लेकिन वो इनएक्युरेट फॉर एक्सप्लोरेशन, मतलब कि वो जो रिलेटेड चाहिए, मतलब जो आपको चाहिए उससे वो इनएडेक्वेट है, मतलब कि वो उससे रिलेट नहीं करता है, तो फिर वो प्रचलित हो जाएगी। जैसे लोगों की समस्या कुछ और है और इन्फॉर्मेशन कुछ और आ रही है, और जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो वैलिड है, वो अच्छी है, लेकिन उस प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है, वो यूजर के प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब वो अप्रचलित होने का स्वाभाविक सी बात है कि अप्रचलित हो जाएगी। तो यानी डी ऑप्शन भी सही है, ऑप्शन नंबर ए और डी। तो ऑप्शन नंबर ए और डी किसमें है, सी में है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, व्हिच इज नॉट अ नियर सिनोनिम्स टर्म टू द इंफॉर्मेशन, यानी कि कौन सा ऐसा इसमें टर्म है जो इंफॉर्मेशन से नियर नहीं है, तो वो कैटलॉग है। जो कैटलॉग है वो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइडिया, डेटाज, आइडियाज या डेटा, ये बी ऑप्शन है डेटा, और फैक्ट जो है ये सभी इंफॉर्मेशन के ही पार्ट है। जैसे डेटा को हम लोग इंफॉर्मेशन ही कहते हैं, लेकिन रॉ डेटा होता, डेटा एक तरह का रॉ है, तो इंफॉर्मेशन वो इनकम्प्लीट है लेकिन वो इंफॉर्मेशन का ही पार्ट है। इसीलिए डेटा, आइडियाज और फैक्ट जो है वो एक तरह से सिमिलर है इंफॉर्मेशन का, लेकिन जो कैटलॉग है वो बेसिकली एक कैटलॉग, जो हम लोग लाइब्रेरी के अंदर कैटलॉग कार्ड बनाते हैं, तो एक बुक का एक डिस्क्रिप्शन है छोटे से कार्ड पे, तो वो एक तरह का इंफॉर्मेशन का सिनोनिम्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो आज डेवलप्ड बाई, तो यानी पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो को किसने डेवलप किया, तो ये किया था यूनेस्को ने। देखिए, यूनेस्को ने पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो को जारी किया था, और बेसिकली अभी भी इन्होंने इस चीज़ को रिवाइव किया है, मतलब कि उसको जो पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो उसमें से उन्होंने चेंजेस किया है फिर से नए स्तर से। और अभी जो 87 जो WLIC का समिट हुआ है, WLIC यानी वर्ल्ड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन कांग्रेस जो 2022 में हुआ, ये कहाँ पे हुआ, ये डबलिन आयरलैंड में हुआ है। वहाँ पे यूनेस्को ने पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो को फिर से रिवाइव किया है, और वो इफ्ला के साथ मिलकर उन लोगों ने ये काम किया है, और इफ्ला और यूनेस्को अब इस काम पे साथ करेंगे, और वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस का नाम दिया गया है एक तरह से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ई बुक which does not require an internet connection to access to content is, यानी एक कई पुस्तक जिसमें अपनी सामग्री तक पहुंचने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, वो किस टाइप के बुक कहलाती है, मतलब कहने का मतलब ये है, तो वो डिजिटल बुक कहलाती है। देखिए, डिजिटल जो बुक होती है उसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं है। जैसे पीडीएफ है, पीडीएफ आपके मोबाइल में है या आपके लैपटॉप में है, तो उसको आपको पढ़ने के लिए नेट की आवश्यकताएं नहीं है। लेकिन वेब बुक है, पाल्म बुक, इलेक्ट्रॉनिक लिंक, कोई ई बुक है जिसका लिंक उस पर अवेलेबल है, तो उस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको इंटरनेट की आवश्यकता होगी, तब वो बुक आपको वहाँ पे ले जाएगी जहाँ पे उसका मेन उसका सेंटर होगा, जहाँ पे वो कंटेंट अवेलेबल होगा, उस कंटेंट को रेफर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। 85 कहता है ना, इंडिस्पेंसेबल फंक्शन ऑफ द थिजोरस इज टू, यानी कि थिजोरस का एक अनिवार्य कार्य है, क्या कार्य है, नॉलेज क्लासिफिकेशन, ग्रुप द वर्ड टुगेदर अकॉर्डिंग टू द सिमिलरिटी ऑफ द मीनिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट एंड नॉलेज इंजीनियरिंग। इसमें से क्या थिजोरस का एक क्या अनिवार्य कार्य है,
आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसमें तो सबसे पहला जो काम है थिजोरस का, वो क्या है, एक तरह का थिजोरस मतलब डिक्शनरी। तो मतलब जो सिमिलर मीनिंग के जो वर्ड हैं उनको साथ लेके आना, तो ऑप्शन नंबर बी इधर करेक्ट हो गया। फिर उन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित बनाना, एक रिलेशन मतलब कॉन्सेप्ट को रिलेशन को रिप्रेजेंट करना। तो ऑप्शन नंबर 3 ई भी जो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉलेज इंजीनियरिंग या नॉलेज क्लासिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है थिजोरस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। देखिए यहाँ पे यहाँ पे नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन की बात की जा रही है, ज्ञान का वर्गीकरण, नॉलेज क्लासिफिकेशन की बात की जा रही है। तो थिजोरस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, जैसे वर्ड को थिजोरस की तरह डिक्शनरी है, तो पार्टिकुलर किसी कंसेप्ट को करेगा, ना कि पूरे नॉलेज ऑफ यूनिवर्स को करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है आइडेंटिफाई द टेक्निक टू कलेक्ट द डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड द periodical सेक्शन ऑफ द लाइब्रेरी एट अ डिफरेंट आवर ऑफ द डे। यानी दिन के विभिन्न घंटों में पुस्तकालय के आवधिक अनुभाग में आने वाले व्यक्तियों की संख्या के संबंध में डेटा एकत्र करने की तकनीक को पहचान करें। यानी इसमें से कौन कौन सी तकनीक है जिसमें हम लोग को लाइब्रेरी में जितने भी लोग आ रहे हैं उनकी डेटा को हम कलेक्ट कर रहे हैं, जितने भी विजिटर हैं उनको डेटा को हम लोग संग्रहित कर रहे हैं, उस कलेक्शन जो डेटा हम कर रहे हैं जिस कलेक्शन को, उनकी पहचान करें, उनके तरीका को पहचान करें, उनके टेक्निक की पहचान करें। तो उसमें से कौन कौन सी टेक्निक इसमें है, तो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको निर्णय लेने होंगे। तो देखिए क्वेश्चनरिया में हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरव्यू में हम लोग क्या करते हैं उनका साक्षात्कार करते हैं, ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन, और लाइब्रेरी रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड। तो पहला था रिकॉर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग लाइब्रेरी में जितने लोग आ रहे हैं उनका रिकॉर्ड रख रहे हैं, इसका मतलब डेटा कलेक्शन कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि कैसे लोग आ रहे हैं, किस टाइप के लोग आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, उनके डेटा से हमें ये पता चलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी मतलब थर्ड एंड फोर्थ जो करेक्ट आंसर है, थर्ड और फोर्थ जो है सी ऑप्शन में अवेलेबल है। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं 87 क्वेश्चन कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोहिबिटेड अंडर कॉपीराइट। यानी कौन सा काम कॉपीराइट से आपको मना किया गया है, कि निम्नलिखित में कौन सी कॉपीराइट के तहत प्रतिबंधित है, यानी कॉपीराइट एक्ट के तहत वो काम आप नहीं कर सकते। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, तो देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 डाउनलोडिंग ए डॉक्यूमेंट प्रिंट मल्टीपल कॉपी, ये बिल्कुल मना है, आप कोई भी डॉक्यूमेंट को डाउनलोडिंग नहीं करके प्रिंट मल्टीपल कॉपी नहीं रख सकते। एक तरह से कॉपीराइट एक्ट का ये उल्लंघन है। हालांकि देखते हैं हमारे देश में कॉपीराइट एक्ट को पालन नहीं किया जाता है, तो कई बुक जो होते हैं उसको, जैसे मैं भी लाइब्रेरी, ये जो आपको मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ये AES का है, उनके वेबसाइट पे है, उसको लेके मैं पढ़ा रहा हूँ, और इसका मैं मल्टीपल प्रिंट आउट करके मैं बेच दूं तो कोई पूछता नहीं है, लेकिन ये कॉपीराइट का वायलेशन है। कोई दुकानदार इसका प्रिंट आउट लेके और स्टूडेंट को बेचता है तो ये कॉपीराइट का वायलेशन है, लेकिन ये उतना भारत में एजुकेशनल पर्पस से ऐसे लेके स्ट्रिक्टली कानून है, लेकिन स्ट्रिक्टली पालन नहीं होता है। नेक्स्ट है प्लेसिंग ए कॉपीराइट प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट ऑन अ वेब सर्वर। यानी कि कहने का मतलब है कि जो वेब सर्वर पर कॉपीराइट सुरक्षित दस्तावेज रखना, यानी कोई कॉपीराइट डॉक्यूमेंट है उसको आपने वेब पर क्या किया, आपने उसको अपलोड कर दिया, उसको रख दिया वहां पे, तो ये भी एक तरह का कॉपीराइट का वायलेशन है कि किसी के डॉक्यूमेंट को आपने अपने पास अपने सर्वर पे उसको अपलोड कर दिया। नेक्स्ट है डाउनलोडिंग ए डॉक्यूमेंट एंड सेव इट्स फोल्डर। देखिए ये जो डाउनलोड डॉक्यूमेंट एंड सेव अपने कंप्यूटर में फोल्डर कर लेते हैं, एक तरह से ये मतलब कि कॉपीराइट एक्ट का वायलेशन नहीं है। नहीं तो फोर्थ नंबर जो है डाउनलोडिंग ए डॉक्यूमेंट विथ अ लाइसेंस टू यूज एंड ईमेलिंग, ये भी एक तरह का मना है कि आप डाउनलोडिंग डॉक्यूमेंट कर रहे हैं विथ अ लाइसेंस टू यूज एंड ईमेलिंग इट। ऑप्शन नंबर जो 4 है डाउनलोडिंग द डॉक्यूमेंट विद द लाइसेंस, तो अगर आपने लाइसेंस के साथ अगर आपने डाउनलोड किया और उसको ईमेल कर देते हैं तो आप, ये कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि आपने लाइसेंस ले रखा है उसका, आपने उसको परचेज किया होगा लाइसेंस या फ्री किया होगा, लेकिन वो जो फर्स्ट कंपनी है जिसने उसको बनाया है या फर्स्ट पर्सन है जिसने बनाया है वो आपको लाइसेंस दे दिया है, तो आप अब उसका कॉपीराइट एक्ट का वायलेशन नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 करेक्ट आंसर होगा इसके रिगार्डिंग। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, सॉरी ये 3 तो आप रख सकते हैं, सॉरी एक बात इस क्वेश्चन को फिर से समझिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया।
ठीक है, एक बार समझिए इसको, अच्छा से मैं समझाता हूँ फिर से। देखिए फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि पहले तो क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसे 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें से कौन सा कॉपीराइट का उल्लंघन है और कॉपीराइट के तहत प्रतिबंधित है, यानी कि आप ये काम नहीं कर सकते। तो पहला काम देखिए, अगर आपने लाइसेंस ले रखा है और उसको मेल कर देते हैं किसी को, तो वो व्यक्ति फिर दूसरे को मेल कर देगा, तो एक तरह का ये वायलेशन है। तो ऑप्शन नंबर 4 ये सही है, मतलब कि ये वायलेशन है, ये कॉपीराइट के तहत प्रतिबंधित है। नेक्स्ट है कि प्लेसिंग कॉपीराइट प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट ऑन अ वेब, आप किसी के राइट को, यानी किसी के बुक को या किसी को भी डॉक्यूमेंट को आप सर्वर पे डाल देते हैं, तो वहां से सब लोग डाउनलोड कर लेगा या सब कोई देख सकता है, या ये भी एक तरह का इनलीगल है। नेक्स्ट है डाउनलोडिंग डॉक्यूमेंट एंड प्रिंट द मल्टीपल कॉपी, ये भी इनलीगल है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। लेकिन अब देखिए थर्ड ऑप्शन देखिए, डाउनलोडिंग द डॉक्यूमेंट एंड सेव इट फोल्डर, यानी आपने कोई डाउनलोड डॉक्यूमेंट किया और उसको सेव कर लिया अपने फाइल में, तो ये एक तरह का कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है यही कॉपीराइट का एक उल्लंघन नहीं है, बाकी तीनों कॉपीराइट का उल्लंघन है। ये कैसे उल्लंघन नहीं है, जैसे देखिए कि कोई भी भारत सरकार कोई भी डेटा पब्लिश करती है, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे एनईपी 2020 पे कोई डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ, अब उस डॉक्यूमेंट को आप रख लेंगे अपने फोल्डर में, उसको पढ़ेंगे, उसको समझने के लिए कि क्या है इसमें क्या नहीं है, तो उसका कोई वायलेशन नहीं हुआ। लेकिन आप उसका मल्टीपल कॉपी लेकर बेच रहे हैं, आपने उसी डॉक्यूमेंट को सेम अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया ताकि आपके वेबसाइट पर रीच बढ़े, तो वो भी एक तरह का कॉपीराइट वायलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, प्रोफेशनल इथिक्स हेल्प टू, यानी कि प्रोफेशनल इथिक्स जो हैं व्यावसायिक नैतिकता सहायता करती है, किस काम के लिए सहायता करती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए आप देखिए, गेट टू द राइट डायरेक्शन, क्या आपको राइट डायरेक्शन मतलब कि सही दिशा प्रदान करती है, बिल्कुल वो आपको प्रोफेशनल इथिक्स जो है आपको राइट डायरेक्शन प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि सही है। दूसरा है इन्हांस इमेज, यानी छवि बढ़ाती है, अच्छी छवि बढ़ाती है, बिल्कुल आप अगर इथिक्स से काम करते हैं, नैतिकता से आप काम करते हैं, तो आपको इमेजेस को मतलब बढ़ाने में मदद करता है। और गेट मोर सैलरी, सैलरी से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इथिक्स से कोई सैलरी से कोई रिलेशन नहीं होता है। रिजॉल्व डे टू डे इशू, यानी इससे आपको दिन प्रतिदिन मुद्दों को हल करने में सहायता मिलती है, उससे कोई रिलेशन नहीं है। देखिए प्रोफेशनल इथिक्स का जो आपका सही डायरेक्शन है, इन्हांस इमेज है, ये करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी आई थिंक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, इसमें से आपको 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें आपको बताना है कौन से कॉमन टाइप ऑफ प्रोटोकॉल है, निम्नलिखित में से कौन से समान प्रकार के प्रोटोकॉल हैं, ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए देखिए HTTP, दूसरा है FTP और तीसरा है टेलनेट, ये एक तरह का कॉमन टाइप के प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट से रिलेटेड है। गोफर इज नॉट कॉमन टाइप प्रोटोकॉल, इनके जैसा नहीं है। तो जो HTTP, FTTP और टेलनेट एक तरह का प्रोटोकॉल है जो टेलीकम्युनिकेशन में यूज होता है, ये फाइल ट्रांसफर होता है, ये आपको पता है वेबसाइट वगैरह के लिए, टेक्स्ट के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ये सही है, तो बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 यानी 90 नंबर क्वेश्चन कहता है अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, यानी उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित व्यवस्था करिए। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का कब स्थापना हुआ, नीच केयर का कब हुआ, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट का कब हुआ, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, उसके अनुसार आपको सजाना है। तो देखिए 90 का ऑप्शन नंबर सी आप देखिएगा, जो फर्स्ट है, फर्स्ट में है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की जो स्थापना होती है वो 1800 ईस्वी में होती है, 24 अप्रैल 1900 भले 1800 24 अप्रैल को होती है ये स्थापना। उसके बाद नीच केयर की बात करें अगर हम लोग, तो नीच केयर की स्थापना 2002 में हुई थी। नीच केयर ईस्टडॉक और नेस्कॉम को मिला के बना था। अब नीच केयर और नीच ट्रेड्स को मिला के नीच CPR की स्थापना हुई है 2021 में। तो अब नीच केयर भी नहीं रहा, नीच CPR आ गया है नीच केयर की जगह पे। और नेक्स्ट है थर्ड में डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, ये हुआ था 1954 में। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तहत जितने भी बुक पब्लिशर हैं जो पब्लिश करते हैं, उनको एक एक कॉपी अपने जो डिपोजिटरी सेंटर है वहाँ पे भेजना था। 4 डिपोजिटरी सेंटर है इंडिया में, एक तो दिल्ली में है जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, दूसरा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता है, कोनमेरा लाइब्रेरी चेन्नई एंड एशियाटिक सोसाइटी और लाइब्रेरी मुंबई में है। तो ये 4 हम लोगों के डिपोजिटरी सेंटर हैं, वहाँ पे सभी जो
पब्लिशर है उनको अपना एक प्रति कॉपी भेजनी होती है। तो ये डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तहत 1954 में, बाद में इसको जब इस एक्ट को बाद में संशोधित किया गया तो उसमें हम लोग न्यूज़पेपर, भारत सरकार ने न्यूज़पेपर को भी सम्मिलित कर लिया था। नेक्स्ट है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। देखिए 1948 और 1836 दो इसमें आती है कि नेशनल लाइब्रेरी का जो 1836 से स्टार्ट होती है, बाद में 1948 में जाके इसको नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का दर्जा दिया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं, जो 90 का सी ऑप्शन में देखेंगे कि फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड। तो आप ईयर वाइज इसको आपको पता चल गया तो वो आप सजा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 कहता है विच लाइब्रेरी आर फंक्शनिंग एज अ डिपोजिटरी लाइब्रेरी। तो कौन सी लाइब्रेरी आपका डिपोजिटरी लाइब्रेरी के तहत फंक्शन में है? तो पहला है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, या दूसरा है कोनोमेरा पब्लिक लाइब्रेरी, थर्ड है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, और फोर्थ है एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई। तो 1 और 2 ऑप्शन जिसमें होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो 1 एंड 2 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 91 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूसिव ज्योग्राफिकल सोर्स, यानी निम्नलिखित में से कौन से समावेशी भौगोलिक स्रोत हैं? तो जब आप रेफरेंस सोर्सेस पढ़ते हैं वहाँ पे आपको मैप, एटलस, इंसाइक्लोपीडिया, ईयर बुक, अल्मांक, ये सब के बारे में पढ़ना होता है। तो वहाँ पे आपने डिटेल में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर मैप एंड ऑप्शन नंबर 2 एटलस, ये दोनों जो है ये आपको ज्योग्राफिकल रिसोर्स सोर्स के बारे में बताते हैं। ज्योग्राफिकल माने कि जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो मैप और एटलस से आप देख सकते हैं, जो कि बचपन से आप देखते आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इनैक्टमेंट इन इंडिया, यानी जो भी लॉ पास हुए हैं वो किस ईयर में आपको पास हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सजाना है, इसको अरेंज करना है। तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, इसकी जो भारत में आया था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, ये आया था 1967 में, ये आया था 1967 में। बाद में इसमें अमेंडमेंट हुआ, 2002 में भी इसमें अमेंडमेंट हुआ है। उसके बाद आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई जिसको आप लोग कहते हैं, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये 2005 में आई थी। राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी आरटीआई, ये 2005 में आया था। उसके बाद कॉपीराइट एक्ट जो है वो 1983 में आई थी। कॉपीराइट एक्ट जो रिवाइज है ये 1983 में आई थी। ऐसे अगर कॉपीराइट एक्ट की बात करें तो 1957 में आई थी कॉपीराइट एक्ट, 1957 में कॉपीराइट एक्ट आई थी, लेकिन ये रिवाइज की बात कर रहा है तो 1983 में आई थी। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ईस्वी में आई थी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 में आई थी, 2002 में लिख रहा हूँ, 2000 में आई थी। तो इस तरह से आप ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए थर्ड फर्स्ट में आएगा, उसके बाद फोर्थ 1 और 2 इधर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट इज द 4 एंटिटीज ऑफ द FRBR मॉडल। तो देखिए FRBR मॉडल हम लोग पढ़े हैं डिटेल में, लेकिन FRBR मॉडल में 4 चीजें आती है। एक तो वर्क आता है, एक्सप्रेशन आता है, मैनिफेस्टेशन आता है, आइटम आता है, जिसमें हम लोग कार्य, अभिव्यक्ति और आइटम की बात करते हैं, और एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन मीडिया ऑफ सीडीनेट। तो एप्रोप्रिएट मीडिया क्या हो सकती है सीडीनेट का? तो ऑप्शन नंबर बी जो है ऑप्टिकल फाइबर इज द करेक्ट आंसर। जो सीडीनेट का जो कम्युनिकेशन मीडिया होता है वो ऑप्टिकल फाइबर होता है। ट्विस्टेड वायर, कोएक्सियल केबल, इथरनेट केबल्स, ये सब आपको कंप्यूटर का पार्ट है, उसमें कंप्यूटर में पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ विजुअल हैंडीकैप इज सिचुएटेड एट इन, यानी कि आपको नेशनल लाइब्रेरी ऑफ विजुअल हैंडीकैप, तो जो नेशनल लाइब्रेरी फॉर विजुअल हैंडीकैप्ड, या हम लोग कहते हैं कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ फिजिकल हैंडीकैप्ड, उसका नाम अब बदल दिया गया है। अब जो नया नाम है उसका है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ विजुअल डिसेबिलिटी, ये रखा गया है और ये देहरादून में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेशनल साइंस लाइब्रेरी न्यू दिल्ली में है, और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ये कलकत्ता में है, और नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी ये भी आपका न्यू दिल्ली एम्स के अंदर है, और नेशनल साइंस लाइब्रेरी IIT दिल्ली के अंदर है यानी दिल्ली में, और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी खड़गपुर IIT खड़गपुर में है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी इज नेसेसरी फॉर द यूजर
अब बिल्कुल ये बात करेक्ट है कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी होना चाहिए यूजर के बीच, क्योंकि यूजर के पास अगर इंफॉर्मेशन लिटरेसी नहीं होगा तो उस सूचना को सही से नहीं समझेगा, उसको क्या रिक्वायरमेंट है इस बात को नहीं समझेगा, और उसको कितना रिक्वायरमेंट है किसी भी इंफॉर्मेशन का इस बात को वो नहीं समझेगा। तो एक इंफॉर्मेशन लिटरेसी होना चाहिए यूजर को, और इंफॉर्मेशन लिटरेसी यूजर के लिए ही है। ऑप्शन नंबर ए जो ये असर्शन है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है रीजन, इट प्रमोट द यूज ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। क्या ये चीज़ प्रमोट करता है इंफॉर्मेशन लिटरेसी की लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर का मतलब यूज, मतलब कि इट प्रमोट द यूज यानी ये पुस्तकालयों और सूचना केंद्रों के उपयोग को बढ़ावा देता है इंफॉर्मेशन लिटरेसी। ये आपसे पूछा गया है कि जो इंफॉर्मेशन लिटरेसी है ये क्या पुस्तकालय और सूचना केंद्रों को इस्तेमाल को बढ़ावा देते हैं कि नहीं देते हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसमें दोनों बातें सही है, ठीक है, और लेकिन जो रीजन है ना वो फर्स्ट ऑप्शन को मतलब सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन है ये बोथ आर ट्रू, यही हमें जाना होगा। अगर ये बात होता कि क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं, तो ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो मतलब कि हम अगर प्रमोट करेंगे इट प्रमोट मतलब कि सॉरी इसमें इंफॉर्मेशन लिटरेसी का बात नहीं किया गया है, तो यानी ये दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट है, लेकिन जो एसर्शन है उसका एक्सप्लेनेशन रीजन नहीं कर रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा, हालांकि वो ऑप्शन में ही नहीं है। नेक्स्ट है 98, विच वन ऑफ द सीक्वेंस इज द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए। तो देखिए बाइट जो होता है सबसे छोटा जो होता है बीट होता है, 1 बीट 2 बीट, तो 8 बीट मिलके एक बाइट का निर्माण करते हैं, एक 1 बाइट का निर्माण करते हैं। फिर जो आपका 10 से 24 बाइट जो मिलता है तब आपका 1 केबी होता है। फिर 10 से 24 केबी जो होता है तो वो 1 एमबी होता है, जो आप एमबी कहते हैं, ये 1 एमबी डेटा है मेरे पास। और 10 से 24 एमबी जो होता है वो 1 जीबी के बराबर होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से बढ़ते चला जाता है। तो इसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे कंप्यूटर में बोलते हैं कि आप में हार्ड डिस्क कितना है, तो 1 टेराबाइट है, यानी 1 टेराबाइट सबसे ज़्यादा होता है। गीगाबाइट उससे छोटा होता है, मेगाबाइट उससे छोटा होता है, यानी कि बाइट जो मेगाबाइट होता है 10 के पावर 6 सॉरी 3, और गीगाबाइट 10 के पावर 6। मतलब कि ऐसे इस टर्म में हम लोग कंप्यूटर की बात नहीं करते, हम लोग 10 से 24 वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो जो 98 का जो ऑप्शन नंबर बी है वही है, जैसे कि अब बाइट आता है, फिर मेगाबाइट आता है, फिर गीगाबाइट आता है, फिर टेराबाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका सीक्वेंस आप याद कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। इसमें पूछा गया है एसर्शन और रीजन का ये क्वेश्चन है 99 में, और आपसे पूछा गया है कि बुक सेलेक्शन मस्ट बी डन जुडिशियरली, यानी पुस्तक चयन विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए था। बिल्कुल ये विवेक तरीका से करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने पुस्तक गलत खरीद लिया तो उसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा और उसका यूज नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है रीजन, रिसोर्स शेयरिंग इज नीड ऑफ द डे, यानी कि रिसोर्स शेयरिंग है इस समय की नीड है, आवश्यकताएं हैं आज, संसाधनों की साझेदारी। बिल्कुल संसाधन महंगे हो गए हैं, अगर एक लाइब्रेरी दूसरी लाइब्रेरी का हेल्प नहीं लेगा तो एक लाइब्रेरी कितना डॉक्यूमेंट यानी कितना रिसोर्सेज को खरीद पाएगा, या उसके पास सभी टाइप के रिसोर्सेज कहाँ से उतना आएंगे। तो इसीलिए रिसोर्स शेयरिंग आजकल के नीड है। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, लेकिन जो रीजन है वो एसर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देख लीजिए इसमें तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है जो कि नहीं होगा, यहाँ पे नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल ये सही होगा। बोथ आर द ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, तो ये करेक्ट आंसर होगा। 100 नंबर है कन्वर्जन ऑफ द बार कोड इंटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज डन बाई, यानी कि जो बार कोड होता है उसको इलेक्ट्रिकली सिग्नल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसके थ्रू करते हैं। तो जो स्कैनर होता है उसमें स्कैन किया जाता है। देखिएगा आप जब भी मॉल में जाते हैं तो एक आपको प्रोडक्ट होता है, उस पर बार कोड होते हैं, उसको वो इलेक्ट्रिकली यानी लाइट के थ्रू वो एक रेजर लाइट लगता है और उसको रीड कर लेता है, तो वो स्कैनर उसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये था 51 से 100 क्वेश्चन, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और ये जो क्वेश्चंस का ऑप्शन है ये मैंने लास्ट में डाल दिया है, ताकि जो पीडीएफ आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जो भी क्वेश्चन में आप फंसेंगे जाके आंसर देख सकते हैं। फाइनली अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड करके आज से ही प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आप कोर्सेस है
KVS NBS और AES सबके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक।